धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 11 अहम खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। रोज़ाना हम ये बुलेटिन आपके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन मैंने खूब कोशिशें करके देख ली, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 4 खबरें तैयार कर सकता हूं और खबरों पे लग जाता हूं तो कोर्ट बुलेटिन छूट जाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं धाकड़ खबर जिस तरीके की रिपोर्टिंग करता है उसमें टाइम लगता है, सर्च किया जाता है, पढ़ा जाता है, तब आपके सामने कुछ रखने की कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं कि किसी का वीडियो उठाया, देखिए इस हिंदू भाई ने क्या कह दिया, देखिए उस मुस्लिम भाई ने क्या कह दिया, या किसी नेता नगरी का वीडियो उठाया उस पर 4 लाइन चिपकाई और आपके सामने रख दे, वो वाला जर्नलिज्म करते हैं नहीं। तो आदमी लिमिटेड है, काम तो उतना ही कर सकते हैं, चाहे ये कर लें चाहे वो कर लें। अगर आप चाहते हैं कि काम कुछ और बेहतर कर सके और आपको लगता है कि आज़ाद सहाफ़त के मैदान में या स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में धाकड़ खबर अपनी ज़रा सी भी भूमिका निभा रहा है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के पर क्लिक करके या पेटीएम या फ़ोनपे के ज़रिए आप लोग हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। क्योंकि हम कोई राजनीतिक पार्टी या कारपोरेट की फंडिंग से तो चलते हैं नहीं। अब शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से हमारे पास आ रही है। मुझे लगता है काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन आपको इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि ये खबर इस समय क्यों सामने आ रही है। जनवरी 2020 से रुके पड़े हैं 1,30,000 पदों के प्रमोशन। कोर्ट में पहुंची है केंद्र सरकार और कोर्ट से राहत की मांग की है। बिहार में चुनाव है, लगता है उसी के चलते याद आ गई है, वरना ये फैसला तो पिछले साल 15 अप्रैल 2019 से लटका हुआ है। कोर्ट से कहा कुछ रियायत दे दीजिए, हम भर्ती कर देते हैं अस्थायी तौर पे, बाद में जो भी डिसीजन आएगा उसका हम सामना कर लेंगे, ऐसा कुछ करके कहा गया है। प्रमोशन में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार ने ये दलील दी है। कहा है कि आपने जो 15 अप्रैल 2019 का अपना आदेश दे रखा है, जिसके चलते यथास्थिति बनी हुई है और हम 1,30,000 पदों के प्रमोशन, जो आरक्षण में प्रमोशन है वो नहीं कर पा रहे हैं, उस पर से रोक हटा लीजिए। अस्थायी तौर पर हम ये जो है प्रमोशन दे देंगे। प्रमोशन ना होने की वजह से लोग परेशान हैं, यानी कि कर्मचारी परेशान हैं, वो ऐसे ही रिटायर्ड हो जा रहे हैं, उनका पैसा भी नहीं पड़ पा रहा है, उनके सामने ये दिक्कत हो रही है। बताइए, जिस दौर में सारे भत्ते ख़त्म कर दिए, महंगाई भत्ता नहीं दे रहे हैं, उस टाइम पर जाकर सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रहे हैं कि साहब उनका पैसा नहीं बढ़ पा रहा है, वो ऐसे ही रिटायर्ड हो जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि टाइमिंग क्या बिहार चुनाव के चलते ये उठाई गई है? ठीक उसी तरीके से जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का चुनाव हारने के बाद जैसे ही 2019 का लोकसभा चुनाव मोदी सरकार के सामने था, तो उसे लगा कि कैसे बचें, तो उसने गरीब सवर्णों को, सामान्य जाति से ताल्लुक़ रखने वाले 10% गरीब लोगों को आरक्षण देने का ऐलान कर दिया। ये ठीक उसी तरीके का लग रहा है। 2015 याद कीजिएगा, एक बयान दिया था मोहन भागवत ने उसको आरक्षण के खिलाफ, और बिहार में बीजेपी की किरकिरी हो गई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास क्या एक ऊंची गगनचुंबी इमारत बन सकती है जिसमें एक आवासीय टाउनशिप बसाए जाने की योजना है या नहीं? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सिफारिशें मांगी हैं, कुछ सुझाव मांगे हैं। नॉर्थ कैंपस के पास बताया जा रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास एक प्राइवेट बिल्डर है जिसको यंग बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है, वो एक ऊंची इमारत यहाँ खड़ी करना चाहता है और जो है वही अपना आवासीय वाली रहने वाली जो बिल्डिंग होती है वो खड़ी करना चाहता है। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिल्डिंग खड़ी करने के लिए व्यावहारिकता तलाश की जाए। जस्टिस आर भानुमति की बेंच है, उनके साथ इंदु मल्होत्रा है और उनके साथ अनिरुद्ध बोस हैं। इस बेंच ने ये सुनवाई की है। बता दें आपको, इस बिल्डिंग बनाने पर एनजीटी ने पहले रोक लगा दी थी। उसके बाद ये हाई कोर्ट पहुँचे तो हाई कोर्ट ने रोक हटा दी, निर्माण शुरू करने की इजाज़त दे दी, लेकिन फिर से एनजीटी ने रोक लगा दी। इस बार ये सीधे पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट को लेकर सीपीसीबी, पर्यावरण एवं वन विभाग, वन मंत्रालय और इसके अलावा आईआईटी जो है दिल्ली, उसके एक्सपर्ट की जो टीम एनजीटी ने पहले से ही बना रखी है, उससे कहा है कि वो यहाँ निर्माण के लिए कुछ व्यावहारिकता तलाश करे। जो भी होगा हमारे सामने आएगा तो आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास बगल में एक ऊंची सी अब टाउनशिप बनने का रास्ता जो है वो लगता है साफ हो ही जाएगा।
लुकआउट सर्कुलर को रद्द करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। श्रीलंका के रहने वाले 67 साल के जमाती जो तबलीगी जमात के काम से यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने कहा साहब मैं 9 फरवरी को पहुँच गया था चेन्नई और 23 मार्च को मुझे वापस लौटना था। उस दौरान तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, इसलिए मुझ पर कानून तोड़ने का कोई उल्लंघन नहीं लगना चाहिए। मेरे खिलाफ जो लुकआउट नोटिस जारी किया गया है ताकि मैं अपने देश वापस ना लौट सकूं, उसको रद्द कर दिया जाए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस योगेश खन्ना ने मोहम्मद अजहर हुसैन कबीर को कोई राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि 18 जून से पहले आपको जांच एजेंसी के सामने पेश होना चाहिए, अपना पक्ष वहाँ रखना चाहिए। उसके बाद जांच एजेंसी जो भी कार्रवाई करती है उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि अभी इस मामले की जांच बाकी, इसलिए हम लुकआउट नोटिस को रद्द नहीं कर सकते हैं। एफआईआर रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंचा है सर गंगाराम हॉस्पिटल। आप जानते हैं दिल्ली के अंदर बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ा नाम है इसका। इस पर आरोप था कि आरटीपीसीआर ऐप के लिए जो सैंपल लिए जाते हैं उसने उनका आंकड़ा, उनका डाटा इस ऐप में दर्ज नहीं किया, जिसके बाद दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली के राजेंद्र नगर थाने में इस हॉस्पिटल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके बाद डॉक्टरों का गुस्सा फूट पड़ा। पहले दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन और फिर इसके बाद आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसे काला दिन बताया इतिहास के पन्नों में और कहा डॉक्टर के खिलाफ ये काला दिन है। अब ये एफआईआर रद्द कराने के लिए, खारिज कराने के लिए सर गंगाराम हॉस्पिटल ने रुख किया है हाईकोर्ट का। आज यानी सोमवार को इस मामले में सुनवाई हो सकती है। जो भी अपडेट होगा हमारी नज़र से गुजरेगा हम भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग करना अनिवार्य नहीं बनाया है, कोर्ट में बोली है मोदी सरकार। अभी तक तो आपको पता ही चल रहा था कि टीचर्स को कह दिया गया आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो, डॉक्टरों को कह दिया गया आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करोगे तभी ट्रेन में चढ़ने दिया जाएगा, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करोगे तभी आपको हवाई यात्रा करने दी जाएगी। लेकिन बेंगलोर हाईकोर्ट के अंदर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने पहुँच के कहा साहब ना, हमने तो ऐसा ना कहा जी, हम तो ये कह रहे कि भाई कर सकते हो तो कर लो, ना कर सकते हो तो आपको हम एक घोषणा पत्र दे रहे हैं, वो अपने स्तर से घोषणा पत्र भर के वो जमा करा दो। अब ये नई चीज़ निकल के आई है। आपने अभी तक सुना था कि क्या सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था दी, कंपलसरी। कहीं जज तो ऐसे थे भैया आरोग्य सेतु अब डाउनलोड ना करेगा जमानत ना देने के तुझे। कहीं पुलिस वाले ऐसे थे भैया छोड़ दूंगा तेरी मोटरसाइकिल को, लेकिन पहले अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप तो डाउनलोड कर ले। यह तमाम चीज़ें निकल के आ रही थी। लेकिन अब यहाँ कुछ और कहा जा रहा है। यहाँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि जब वो सफ़र के लिए निकले तो उनको ज़बरदस्ती मजबूर किया गया आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए। उन्होंने डाउनलोड करने से इनकार किया तो उनके साथ मिसबिहेव हुआ। इसको कंपलसरी नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए हाई कोर्ट वो पहुँचे हैं। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास और उनके साथ ES इंद्रेश की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। जैसा मैंने बताया एडिशनल सॉलिसिटर ने वहाँ जाके कहा साहब हमने तो कहा था कि भैया खुद का घोषणा पत्र दे दो, ज़रूरत नहीं है आपको डाउनलोड करने की। सरकार ने कभी किसी को बाध्य नहीं किया है डाउनलोड करने के लिए। लेकिन कोर्ट ने अब इस मामले में अगली सुनवाई निर्धारित कर दी है, क्योंकि कोर्ट को भी लग रहा है जो ये वहाँ जाके बोल रहे हैं और जो अभी तक प्रचार प्रसार किया जा रहा था उसमें काफ़ी फ़र्क है। लेकिन एक बात साफ समझ लीजिए, 10 जुलाई को अगली सुनवाई होगी कि कानून के जब शिकंजे में पहुँचते हैं तब इनकी भाषा बदल ही जाती है। बॉम्बे हाई कोर्ट से काफ़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी हमारे पास आ रही है, इसे आप नोट करके रख लिए। इसमें कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी ने दिखा दिया कि सामाजिक बराबरी अब भी सपना है। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा है कि संवैधानिक गारंटी के बावजूद सभी को समाज में बराबर अवसर, समान अवसर उपलब्ध यानी कि मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। मज़दूरों की दुर्दशा ने इस बात को साबित कर दिया है। उनको चलने के लिए ना बसें दी गई, ना ट्रेन दी गई, और लोग जो थे उनको विदेशों से हवाई जहाज़ के ज़रिए लाया जा रहा था, तमाम चीज़ें की जाती। और वर्तमान अर्थव्यवस्था को देखते हुए और वर्तमान स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा को देखते हुए लगता नहीं है कि निकट भविष्य में हम लोग बराबर वाले समाज की स्थापना कर पाएंगे या समाज की स्थापना हो पाएगी या समाज बन पाएगा। ये अपने आप में बड़ी टिप्पणी है। देखा होगा आपने, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में उससे आवाज़ भी नहीं निकली कि मज़दूरों की दुर्दशा के लिए 2 गाड़ी लगा देता, अपना धंधा कर रहा है, बस बताता है कि साहब मैं पेट्रोल पंप पे काम किया करता था, 300 रुपये मेरी तनख्वाह थी
और मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। कोई बताता है मैं चाय वाले का बेटा था या चाय बेचता था, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। लेकिन जब गरीबों के साथ सब कुछ हो रहा था तब इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, कहीं गायब हो गए थे। छूट की आड़ में न वसूला जाए ब्याज पर ब्याज, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन में इस मामले में जवाब तलब कर लिया है, वित्त मंत्रालय से हुए आरबीआई से। बता दें आपको, एक पिटीशन दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि साहब जब ये कहा गया है कि लॉकडाउन के चलते जो ईएमआई यानी कि किस्त है वो नहीं वसूली जाएगी, फिर उस पर ब्याज भी नहीं वसूला जाना चाहिए। इस पर आरबीआई ने आके कहा कि साहब ऐसा तो हम नहीं कर सकते। फिर बाद में वित्त मंत्रालय से जवाब मांगा गया। और इसी बीच इस मामले में अब ताज़ा अपडेट ये है कि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ऐसा ना हो कि ईएमआई पे जो रेगुलर ब्याज है वो तो है ही है, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज। जैसा मैंने बताया, आपका चेक बाउंस हो जाए तो उसका एक्स्ट्रा पैसा बैंक लेता है। ब्याज अगर आपकी किस्त टूट गई है उस पर जो ब्याज है फिर उसके ऊपर ब्याज लेता है। तो इसको लेकर 3 दिन में कहा है कि स्थिति स्पष्ट करें, कोर्ट के सामने रखें, देखेंगे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है, क्यों हर किसी की कार, बाइक, घर, बहुत सारी तमाम चीज़ें जो हैं ईएमआई पे चलती हैं और लोग बहुत परेशान हैं। उन्हें लग रहा है, पता चला 6 महीने बाद जब वो किस्त देनी शुरू करेंगे तो 6 महीने का जो इकट्ठा ब्याज है उसके ऊपर ब्याज भी चल रहा होगा, तो इतनी किस्त हो गई, इतने का ही ब्याज हो गया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पूजा स्थल मालिकाना हक कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बता दें आपको, 1991 में कानून बनाया गया था जिसको कहा जाता है उपासना स्थल कानून अधिकार, उपासना स्थल अधिकार कानून। उसके तहत 15 अगस्त 1947 तक जिस धर्म स्थल पर जिस धर्म विशेष के लोगों का, जिस संप्रदाय के लोगों का कब्जा था या जो उनके कब्जे में था, उस पर कोई दूसरा धर्म का या संप्रदाय का व्यक्ति कोई दावा नहीं कर सकता। इस मामले से बाबरी मस्जिद को छोड़ दिया गया था, क्योंकि बाबरी मस्जिद पे पुराने टाइम से विवाद चल रहा था। उसके बाद ये निर्धारित हो गया था कि अब कोई किसी के धर्मस्थल पे दावा नहीं कर पाएगा कि ये मेरा है कि ये तेरा है। अब इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ये कानून ही गलत है, इस कानून को ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि इस कानून की वजह से, लागू रहने की वजह से हिंदू अपने बहुत सारे धर्मस्थलों पर दावा पेश नहीं कर पा रहे हैं जिन पर अवैध रूप से कब्जा है। और ये कब्जा 1947 से पहले से चला आ रहा है। ये तमाम चीज़ें इस मामले में कही गई हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन दाखिल की गई है। इसमें मामला उठाया गया है जो आपको पता है काशी वाला, और मामला उठाया गया है इस मामले में जो है वो मथुरा वाला। विश्व जो है भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ नाम का ये संगठन है जिसकी ओर से पिटीशन दाखिल की गई है। अब देखते हैं कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। बताइए, कानून तक को चैलेंज कर रहे हैं, चुन चुन के चीज़ों को उठाया जा रहा है, क्योंकि महामारी के इस दौर में अगर ये लोग चाहते कि अच्छे अस्पताल बनाइए, अच्छी ट्रेनें बनाइए, अपनी बसें बनाइए, जो हमारे मजदूरों की दुर्गत हुई है उसके बारे में, लेकिन लग रहा है वही कि इन्हें उसी धारणा पे आगे बढ़ना है। बिहार का चुनाव सामने है, उस दौरान ये पिटीशन दाखिल की जा रही है। बिहार चुनाव से पहले बताया जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण की बुनियाद रखने के लिए, नींव रखने के लिए नरेंद्र मोदी खुद पहुँच जाएंगे। तो सब कुछ आप सोच के चलिए, विकास की कोई बात नहीं करनी है, इन्हीं चीज़ों में उलझे रहना है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राज्यसभा चुनाव कब कराए जाएं और कब नहीं कराए जाएं, क्या अलग अलग तरीके से कराए जाएं, क्या एक साथ कराए जाएं, इसको लेकर चुनाव आयोग के अधिकारों पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया। पर फिलहाल उसने 4 हफ्ते के लिए सुनवाई को टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आज तक ऐसी कोई स्थिति निकल के नहीं आई है जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि चुनाव आयोग, जैसे राज्यसभा में कोई सीटें खाली हो गई, फ़ौरन उस पर चुनाव करा दे, या दोनों सीटों पर अलग अलग चुनाव करा दे, या 6 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 2 पे यहाँ अलग करा रहा है, 2 पे वहाँ अलग करा रहा है। इसको लेकर कोई फैसला नहीं है। इस पर फैसला दिया जाना बहुत ज़रूरी है, इस पर सुनवाई किए जाने बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर वो तैयार हो गए, लेकिन 4 हफ्ते के लिए भी सुनवाई को टाल दिया। जस्टिस एस ए बोबड़े की बेंच इस पूरे मामले को सुनेगी। बता दें आपको, पिछले साल जो स्मृति ईरानी और अमित शाह की वजह से सीटें खाली हुई थी, उन दोनों सीटों पर उन दोनों में से एक पर विदेश मंत्री एस जयशंकर को चुना गया था गुजरात से। उसी को लेकर सवाल खड़ा हुआ और दोनों सीटों के अलग अलग तारीखों में चुनाव कराए गए थे। तो यहाँ इस पूरे मामले को चुनौती दी गई है। अब देखते हैं कोर्ट इस मामले में क्या सुनवाई करेगा और कैसे क्या निर्धारित करेगा। लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये मामला, क्योंकि अब कोर्ट ये बताएगा कि राज्यसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग के पास किस तरह के और कैसे अधिकार हैं। दिल्ली के 6 अस्पतालों के डॉक्टर्स को उनका वेतन
दे भाजपा शासित नॉर्थ एमसीडी। ये खबर कल मैंने आपके सामने रखी थी वो रोहित सरदाना वाले मामले में, पर मुझे लगता है ये कोर्ट बुलेटिन है तो इसमें भी इस खबर को शुमार किया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग कोर्ट बुलेटिन को अलग तरीके से देखते हैं और बहुत सारे बुलेटिन में अलग तरीके से खबरों को देखते हैं। हिंदुराव एक अस्पताल है, कस्तूरबा गांधी का अस्पताल है, इस सभी 6 अस्पताल हैं जिनके डॉक्टर्स को हर महीने 8 करोड़ रुपए का वेतन दिया जाता है। लेकिन दिल्ली में जो नगर निगम है जिस पर बीजेपी का कब्जा है पिछले 15 साल से, वो यहाँ पर इन डॉक्टर्स को तनख्वाह नहीं दे रही है। ये डॉक्टर्स पहुँच गए हाई कोर्ट। अब बताइए योद्धा हाई कोर्ट जा रहे हैं तनख्वाह पाने के लिए, लेकिन 56 इंच का सीना फुला फुला के योद्धाओं के समान में थाली बजवाई जा रही है, ताली बजवा रही है, फूल वर्षा कराई जा रही है। लेकिन भैया पैसे तो दे दो, सोच के तो देखो, उनके घरों में बच्चे होंगे, तमाम लोग होंगे, कैसे उनका घर चलता होगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। शराब घर पहुंचाए या ऑनलाइन बेचे, ये जो है अधिकार सरकार का है और सरकार की मर्जी पे निर्भर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बता दें आपको, तमिलनाडु सरकार जो है चेन्नई हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जिस पर 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। चेन्नई हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि सोशल डिस्टेंसिंग, हालांकि इस वर्ड पे ही एतराज़ है, फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए दुकानों पर शराब नहीं बिकनी चाहिए, सरकार को ऑनलाइन शराब बेचनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया और कहा कि वो सरकार शराब घर जाके बेचे या ऑनलाइन बेचे या दुकान खुलवा के बेचे, सब उसका है। लेकिन इसको लेकर अगले 3 हफ्ते के लिए एक रोड मैप ज़रूर मांग लिया है सरकार से, क्योंकि इस मामले की सुनवाई जारी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पूछा है कि आखिर कुछ निर्धारित करके बताइए कि आपकी मर्जी है क्या, कैसे शराब बिकवाना चाहते हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।